हर एक समाज में हर एक इंसान कई तरह की पहचान लेकर चलता है। पहचान यानी कि आइडेंटिटी। कुछ पहचान आपको मजबूत करती हैं तो कुछ पहचान आपको कमजोर करती हैं। जाति उनमें से एक पहचान है। ऐसी कई तरह की पहचान है आपकी। आप क्या भाषा बोलते हैं, आप किस रीजन से, किस क्षेत्र से हैं, आप किस धर्म से हैं। कुछ पहचान इंसान छोड़ना चाहता है। जाहिर सी बात है, जब उसको समाज में कुछ अवसर उस पहचान की वजह से नहीं मिल रहे, छोड़ना चाहेगा। कुछ पहचान इंसान साथ रखना चाहता है। कुछ समय पहले मैं दिल्ली के एक इलाके से गुजर रहा था, तो एक पोस्टर लगा देखा। उस पोस्टर पर लिखा था, जाति जो कभी नहीं जाती। थोड़ा मैंने सोचा कि क्या वाकई जाति कभी नहीं जाती, या फिर जैसे जैसे भारत बदला है तो आप अपने आसपास जहां भी आप काम करते हैं या फिर आप पढ़ते हैं, तो क्या आपका जो साथी है उसकी जाति आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आज से कई सौ साल पहले महत्वपूर्ण होती होगी। या फिर आप अपने से एक या दो जनरेशन ऊपर ही देख लीजिए, उनके लिए अपने साथ में लोगों की जाति जितनी महत्वपूर्ण थी, क्या उतनी ही आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। जाति को बनाए कौन रखना चाहता है? क्या समाज में वो लोग बनाए रखना चाहते हैं जिनको जाति से फायदा है, बिकॉज दे वर डोमिनेंट एंड दे आर डोमिनेंट। यहां पर डोमिनेंट वर्ड भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं डोमिनेंट यूज करता हूं तो शायद कुछ लोग सोचेंगे कि मैं अपर की बात कर रहा हूं, जिनको सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह पर जिनको अगर हायरार्की की बात करें, जिनको निचली जाति कहा गया, वो जातियां उस क्षेत्र की डोमिनेंट कास्ट बनी, क्योंकि यहां पर डोमिनेंट जो शब्द है वो आपके राजनीतिक प्रभुत्व और आपका आर्थिक दर्जा क्या है ये भी है। तो कई जगह पर जो जातियां निचली मानी गई, वो उस एरिया की डोमिनेंट जातियां भी बन गई, डोमिनेंट कास्ट भी बन गई। तो जाति को बनाकर कौन रखना चाहते हैं? मैं दोबारा इस सवाल पर आऊंगा। जो जातिगत इस डिवीजन से फायदा लेते हैं क्योंकि हायरार्की में वो ऊपर है, या फिर जो जातिगत इस डिवीजन में नीचे आते हैं, या जिनको माना गया कि भाई तुम नीचे आ रहे हो, वो उसको बनाकर रखना चाहते हैं क्योंकि इससे फायदा है, क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। मैं क्योंकि दोनों पक्षों की बात इस वीडियो में करने वाला हूं और बड़े ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं, मैं उनको भी साथ लेकर आया हूं। और आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफरेंट एंगल से कैसे जाति को समझते हैं। और ये जो कास्ट सेंसस की अब चर्चा हुई है, ये कास्ट सेंसस आज की चर्चा नहीं है, क्योंकि 1881 से लेकर 1931 तक, इस बीच जो अंग्रेजों ने सेंसस किया था, यानी कि जनगणना की थी, उन सब में जातिगत जनगणना हुई थी, मतलब जाति उसमें देखी गई थी। उससे पहले भी एक्चुअली 1872 में भी हुआ था, बट दैट वाज नॉन सिंक्रोनस सेंसस, क्योंकि पूरे ब्रिटिश इंडिया में एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ था। जो कंप्लीट हुआ था पहला, वो 1881 था। तो कुछ फैक्ट्स भी समझते रहिएगा, क्योंकि इनसे अलाइनमेंट हम अपने डिस्कशन की करेंगे तो थोड़ा और गहराई से समझ पाएंगे आप इस पर्टिकुलर इशू को। अभी जो अपडेट है वो तो आपको पता ही है कि हमारी जो कैबिनेट कमेटी एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, उसने कहा है कि भाई अगला जो सेंसस होगा, क्योंकि लास्ट जो डिकेडल सेंसस था वो तो कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि 11 के बाद फिर 21 बैठता है। 21 में आप सबको पता है हम कोविड के संघर्ष से ही उबर रहे थे। तो अब 26 के बाद जो सेंसस है, तो अल्टीमेटली वहां पर जातिगत गणना होगी, राइट। इंटरेस्टिंगली ये भी बता दूं, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो पहली बार हो रहा है, तो मैंने बता दिया आपको, देखो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जातिगत जनगणना हुई है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। 1881 से लेकर 1931 तक तो सेंसस जो अंग्रेजों ने कराया, उसमें उन्होंने कास्ट का उल्लेख किया। इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उनको क्या चैलेंजेस आए, क्या क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया, भी वो स्टोरी भी इसमें आएगी वीडियो में। और जब 1951 में, जब भारत आजाद हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद जो हम सेंसस कर रहे थे, तो उसमें एससी और एसटी को छोड़कर, क्योंकि एससी को तो आप कास्ट कहेंगे, ट्राइब तो अलग एक सेक्शन है, उसके अलावा बाकी जातियों का अलग से गणना, मतलब काउंटिंग नहीं की गई। तो दैट वाज कंसिडर्ड इज गुड, क्योंकि जैसे सोशल डिविजन्स ना हो। उसके बाद जब 1960s वाला टाइम आया, क्योंकि 1953 से ही, क्योंकि जब काका कालेकर कमीशन आती है, कहा जाता है भाई पहली कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसकी भी रिकमेंडेशन आती है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान होना चाहिए। कहीं ऐसी भी जातियां हैं जो ना तो एससी में हैं, एसटी में तो आएंगी नहीं, वो तो ट्राइब वाला सेक्शन हो गया, तो उनको भी आपको कुछ पॉलिसीज के थ्रू सपोर्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद जब सेकंड वो जो मंडल कमीशन बनी थी, तो मंडल कमीशन के समय पर मंडल कमीशन के पास अलग से कोई सेंसस डेटा था नहीं लेटेस्ट वाला। तो मंडल कमीशन ने भी 1931 का जो कास्ट सेंसस था, जिसके हिसाब से करीब 52%, 52% ओबीसीज उस समय पर रहे होंगे, और टोटल जो पॉपुलेशन उस डेटा में है वो है 727 मिलियन। तो इसमें से 52% जो है ओबीसीज हैं, यानी कि जिनको ना एससी में रखा गया है ना एसटी में रखा गया है, उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर 52% है तो 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मंडल कमीशन के बाद फिर ये 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ये फिर जो भारत की राजनीति है 1970s वाली, वो अगड़ों पिछड़ों की राजनीति, यानी कि जैसे बिहार में भी, यूपी में भी और जगह पर भी कहीं पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली, रिप्रेजेंटेशन करने वाली हमने नई पार्टीज देखी। तो उसके बाद राजनीतिक बदलाव आए और उसके बाद तो फिर जातिगत गणना की और भी मांगे होने लगी। इस दबाव की वजह से ही 1960s में ही एक्चुअली केंद्र सरकार ने अलाउ किया था कि भाई देखो राज्य, अगर आप अपना सर्वे कराना चाह रहे हो, क्योंकि सेंसस तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो ऑफिस आता है, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस, वही करेगा, लेकिन आप अपना कास्ट सर्वे कर सकते हैं। जैसे कि कास्ट सर्वे आपने कुछ टाइम पहले सुना था कि बिहार ने भी किया था। मैं उस डेटा को भी अभी शो करूंगा क्या आया था उस कास्ट सर्वे में, और तेलंगाना भी ने भी किया, कर्नाटका ने भी किया। तो अब जो है ये पैन इंडिया होना है, ठीक है, पूरे भारत में होना है। तो अब देखिए पीटर डकर ये कहते हैं कि भाई अगर किसी भी चीज को सुधारना है तो उसको नापना तो पड़ेगा, मतलब बिना मेजरमेंट के कोई इंप्रूवमेंट पॉसिबल है नहीं। जर्मनी का एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। तो जर्मनी में उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहां पर ना जो कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, तो अलग से जब हम काउंटिंग करें अपनी पॉपुलेशन की, तो उसमें कौन ब्लैक रेस से है, उसकी इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, वो कहां रहता है, वो एक साथ एक जगह कंसेंट्रेटेड रहते हैं या फिर दूसरे इलाकों में भी उनको घर मिल जाते हैं, ऐसी किसी गणना की जरूरत है नहीं, ऐसी किसी काउंटिंग की जरूरत है नहीं। उसके बाद ये एफ्रोजेंसस हुआ था। एफ्रोजेंसस में 2020 की बात है। तो देखा गया कि ऑनलाइन ये एक्चुअली सर्वे हुआ पैन जर्मनी लेवल पर। तो पता लगा कि भाई सरकार तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी थी, मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज क्वाइट अलाइव इन डिफरेंट सेक्शंस देयर। तो यानी कि सर्वे होता तो एक्चुअल स्थिति रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पता लगती, तो इस वजह से सर्वे होना चाहिए था। तो ये तो पॉजिटिव वाला डिस्कोर्स हो गया, मतलब आर्गुमेंट हो गया। लेकिन इसका एक अपोजिट भी है। अपोजिट देखिए क्या है। जैसे अपोजिट में एग्जांपल देता हूं, यहां पर आपने लेबनान के बारे में सुना है। तो लेबनान को समझ लीजिए कि एक समय पाइवटल सेंटर होता था ये इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। पेरिस भी कहा जाता था इसको, इस जगह का। अब लेबनान के अंदर कैटेगराइजेशन देखिए क्या है। एक तो क्रिश्चियंस हैं, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स। तो अब इनके अंदर जो डीप डिविजन्स हैं उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया। तो मतलब ये इस वजह से मैं बता रहा हूं लेबनान के बारे में, क्योंकि अगर आप सर्वे करते हैं, उस बेसिस पर डेटा पब्लिश करते हैं, तो जो कम्युनिटी की जो अपनी आइडेंटिटी है वो राष्ट्र की आइडेंटिटी से ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। मतलब कई जगह चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या चैलेंज है। फिर यहां पर करा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो तो क्रिश्चियन होगा जी, ठीक है। जो 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 आपका प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, जिसको क्रिश्चियन बोला। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा, और जो स्पीकर होगा वो शिया होगा। तो ऐसा इन्होंने डिवीजन कर लिया। लेकिन ये डिवीजन फिर फाइनली मतलब वो आइडेंटिटी जो है अलग अलग कम्युनिटी उसको प्रोमिनेंट करता गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर वो सुन्नी मुस्लिम। अब बराबर में क्या है, इजराइल, और इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध। तो अब सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन ने कहा कि भाई आप आ जाइए ना यहां पर। तो जो पैलेस्टीनियन सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो जब लेबनान में जाएगी, तो मुझे बताइए संख्या सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और जैसी ये संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में जो क्रिश्चियंस होंगे वहां पर, उनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी कि भाई अगर इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, तो इस बेसिस पर पब्लिक ऑफिसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्सेज, हर जगह पर इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, पॉलिसी मेकिंग में इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा। तो इस बेसिस पर फिर कहा गया कि जैसे क्रिश्चियन जो थे वहां पर वो सपोर्ट करने लग गए इजराइल को। तो ऐसे में लेबनान में इंटरनल डिविजन्स भी इस वजह से यहां पर देखे गए, राइट। ये वाला एंगल बताया। नाउ कास्ट सेंसस इन इंडिया, अब इसका ओवरव्यू। अभी जो मैंने आपको बताया 1881 से लेकर 1931 वाला, पहले तो वो वाली स्टोरी यहां पर मेंशन है। एसईसीसी, मतलब मैं बात कर रहा हूं 2011 की। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें भी कास्ट का सिग्निफिकेंट, मतलब कास्ट वाज रिकॉर्डेड, बट दैट डेटा वाज नेवर रिलीज्ड। तो इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई।
लेकिन इसके अलावा वहां पर काउंट क्या किया गया, ये समझिए कि सेंसस जो एक मल्टी लेयर डेटा है, यानी कि वहां पर आपकी इकोनॉमिक प्रोफाइल भी है, रिलीजन भी है, आप किस रीजन में है ये भी है, और यहां पर कास्ट भी है। माना यह गया कि भाई अगर सरकार को पता लगेगा तो सरकार बेटर पॉलिसीज बना पाएगी। अब इसके पीछे की स्टोरी देखिए। एक्चुअली उस समय जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे मिस्टर वीरप्पा मोइली, उन्होंने लेटर लिखा था 2010 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कि देखिए कास्ट का डेटा होना चाहिए क्योंकि हम अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज ला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिनके लिए ला रहे हैं उनको इसका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ वो तो हमें सर्वे से ही पता लगेगा ना, कि भाई अगर ओबीसीज हैं, एससीज हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट हैं तो किसका क्या इकोनॉमिक प्रोफाइल है, तो क्या कुछ ऐसी कास्ट भी हैं या सब कास्ट भी हैं जिनके लिए ये पॉलिसीज वर्क करी हैं, या ऐसे भी हैं जिनके लिए वर्क नहीं करी है, उनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इन्होंने सजेशन दिया, तो यही लेटर फिर अपने साइन के साथ फॉरवर्ड कर दिया मनमोहन सिंह जी ने होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता था मतलब आता है ये जो ऑफिस है सेंसस का, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस जनरल। तो अब सेंसस जनरल के यहाँ जब ऑफिस गया तो इन्होंने कहा कि यार हो नहीं पाएगा ये, सॉरी, रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो होम मिनिस्टर के अंडर आता, तो होम मिनिस्टर से जवाब मांगा गया। होम मिनिस्टर थे उस समय पी चिदम्बरम जी। तो पी चिदम्बरम जी ने लॉजिक देखिए क्या दिया, और सोचिएगा क्या वो लॉजिक आज भी वैलिड है कि नहीं है। उन्होंने लॉजिक कहा कि सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ ये सेंसस जो है करता कौन है। यहाँ पर कोई यू कैन से सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई एक्सपर्ट्स नहीं है कास्ट एन्यूमरेशन वाले। यहाँ पर जो लोग ये सर्वे करते हैं वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं हमारे, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, और वो केवल जो जानकारी उनको बताई जाती है ओरली वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि पहले रजिस्टर्स पर रिकॉर्डेड होती थी, लेकिन उसके बाद टैब्स दिए गए थे। तो मुद्दा यह है कि अगर किसी ने अपनी जाति जो भी बताई आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो भाई डेटा डिस्क्रिपेंसी भी तो आ सकती है, यानी कि जो वो बता रहे हैं हो सकता है वो बिल्कुल ठीक ना हो। अभी आपको पता लगेगा कि कैसे ये जो सेंसस के दौरान जो कास्ट का डेटा बताया गया, यहां पर कुछ लोगों ने अपनी कास्ट को दूसरे कास्ट ग्रुप में रखने के लिए ऐसा डेटा दे दिया, मतलब यहां पर डेटा ही इन्फ्लुएंस हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई इस वजह से हो नहीं सकता, ये मेरा लॉजिक है। इन्होंने तो कह दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया गया, भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि दे नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि कोई कागज तो दिखाएंगे नहीं, ये तो मांगेंगे नहीं कि बताओ भाई तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम जो बोलोगे उसी को वो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसी को नेशनल डेटा में दिखा देंगे कि भाई इतना इतना इस वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये वाले ओबीसी में बता रहे हैं अपने आप को इस कास्ट ग्रुप से, और ये वाले एससी में बता रहे हैं, ये भी यहाँ पर एक बड़ा गैप होता। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया, इसके बाद जो अदर पार्टीज थी, जो ओबीसी यू कैन से रिप्रेजेंटेशन वाली पार्टीज होती हैं, जिसमें कि अदर पार्टीज जैसे ये देखिए आगे आपको मिल जाएगा, आरजेडी भी थी, ठीक है, एसपी भी थी, अलग अलग पार्टीज, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, तो आपको जो है करना तो पड़ेगा, यू शुड ब्रिंग डेटा। कारण इन्होंने कहा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, जब 1881 से लेकर 1931 तक जब ब्रिटिशर्स अपने सेंसस में कास्ट को मतलब एन्यूमरेट कर रहे थे, तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड, व्हाट्स द हार्म। तो फाइनली दबाव बना, और क्योंकि गठबंधन की सरकार थी भाई उनकी मनमोहन सिंह जी की, तो फाइनली जो है ये कास्ट का एन्यूमरेशन हुआ। एक्चुअली जिम्मेदारी दी गई थी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, और इन्होंने फिर फाइनल जो डेटा रिलीज किया उसमें कास्ट वाले डेटा को नहीं दिया। उस समय फिर एक जो कास्ट वाला जो डेटा था, रॉ डेटा था, उस जो रूरल सेक्टर से आया, अर्बन सेक्टर से आया, उस पूरे रॉ डेटा को नीति आयोग को भेजा गया था, और नीति आयोग के लेवल पर अरविंद बनगरिया जी की चेयरपर्सनशिप में एक अलग से कमेटी बनाई गई थी कि भाई आप बताओ अब इस डेटा को रीऑर्गेनाइज करो, कैसे हमारे काम का होगा। लेकिन फिर उस कमेटी की रिपोर्ट कभी पब्लिश हुई नहीं, मतलब पब्लिक डोमेन में वो कभी आई नहीं। अब देखिए 1931 वाला जो डेटा है जिसका मैंने अभी बार बार जिक्र किया, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा यहां पर ब्राह्मण दिखाए जा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। सेकंड पर जाटोस, मतलब नंबर्स की बात चल रही है, ये कहां का डेटा है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कौन कितना नंबर में है। फिर थर्ड पर राजपूत दिखाए जा रहे हैं नंबर्स में, फिर ये कुनबी इंक्लूडिंग मराठास, देन अहीर्स, देन तेली, ग्वाला, कायस्थ, कुर्मी, कुम्हार। तो ये इनिशियल मतलब जो टॉप में सबसे ज्यादा नंबर वाले डेटा पॉइंट्स हैं, ये 1931 का डेटा है। और ध्यान रखिएगा यही वो डेटा था जिसका फिर वो मंडल कमीशन में वो इंक्लूड कर रहे थे, यूज कर रहे थे। इनका जिक्र करते हैं जय छटन, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा कास्ट बेस्ड डेटा
का जो मेथड था उसको चेंज करने पर जोर दिया था। इनका कहना था कि भाई कास्ट बेस्ड डेटा जो है होना चाहिए। जैसे उनका कहना था कि अगर आप लेबल कर रहे हैं किसी पर्सन को कि भाई आप इस कास्ट ग्रुप से हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कास्ट सिस्टम को परपेचुएट कर रहे हैं। यानी कि जो इन पर आरोप लग रहा था, इवन कांग्रेस ने जब ये काम कर रहे थे 1931 की मैं बात बताऊं तो आपको पता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, गांधी जी, तो उस समय एक्चुअली सेंसस बॉयकॉट संडे भी रखा जाता था। तो ऐसे में इनको डेटा पॉइंट्स में डिफिकल्टी हो रही थी। तो अब जो नेशनलिस्ट थे, आईएनसी के भी जो मेंबर्स थे, उनका मानना था कि अंग्रेज जो है जाति के आधार पर हमें बांटना चाहते हैं, जिससे कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट ना बना सकें अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस पर इनका जवाब ये आया कि देखिए, जो भी जहां रहता है, जिस गांव में रहता है, शहर में रहता है, हर किसी को एक दूसरे की जाति पहले से पता है, तो सेंसस जो है अलग से कुछ बता नहीं देगा। इनका ये लॉजिक था। दूसरा, बेटर हमें पॉलिसी बनाने में काम आएगा, पता रहेगा कि कौन सी जाति कहां कहां है और किस कैटेगरी में आती हैं, क्या उनके चैलेंजेस होते हैं, ये हमें पता लगेगा। तो हम कोई परपेचुएट नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये पहले से ही चलता आया है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इनको ये प्रॉब्लम हुई। अच्छा, ये देखिए, इनसे पहले मतलब 1901 की मैं बात बताऊं, क्योंकि ये तो 31 की बात है, तो यहां पर एच राइले थे, तो जो सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कास्ट का जब डेटा ले रहे थे तो साथ में ये भी कह रहे थे कि हम इसमें वर्णा सिस्टम को इंक्लूड करेंगे। यानी कि जो भी आपकी जाति है, आप उसके साथ ये भी बताइए कि आप शूद्र में आते हैं या कायस्थ मतलब या वैश्य में आते हैं या ब्राह्मण में आते हैं या क्षत्रिय में आते हैं, ये आप अपना इसमें इंक्लूड कीजिए। अब यहां पर एक इशू आया कि कुछ जो जाति थी उन्होंने इसको मौका देखा कि भाई ये तो अच्छी बात है, हमसे पूछा जा रहा है, तो उनकी जाति जिस भी तरीके से इंक्लूड करते हो, लेकिन उन्होंने इस डेटा पॉइंट में कहा कि हम तो मान लीजिए कायस्थ में आते हैं या हम तो क्षत्रिय में आते हैं। तो कई जातियां जिनके साथ मतलब डिसएडवांटेज थी, डिप्राइव थी, जिनको शूद्र में माना गया, तो उन्होंने इसको बताया कि भाई हम तो क्षत्रिय में आते हैं। तो इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई फिर तो तुम एग्जैक्टली डेटा पॉइंट बता ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि फिर तो तुम पूरा का पूरा डेटा ही मैस कर रहे हो, फिर तुम ये कैलकुलेट कर क्यों रहे हो। क्योंकि अंडर प्रिविलेज जो है, उन्होंने तो सोचा कि ये तो अपॉर्चुनिटी है भाई, हम अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाएगा। और ये बात देखिए, आरपी भगत भी कह रहे हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, राइट। उसके बाद ये चैलेंजेस देखे गए तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो उसके बाद जो हटन थे, हटन ने कहा भाई मैं ये वर्णा वाला सिस्टम रखूंगा ही नहीं, मैं तो जाति का आधार रखूंगा, ऑक्यूपेशन नॉट वर्णा। तो यानी कि जो 1881 से जो 1931 है, इसके बीच में जाति के साथ साथ वर्णा को भी काउंट किया गया था, लेकिन 1931 में उन्होंने कहा हम ऑक्यूपेशन देखेंगे। कहा कि अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि इंडिया में जाति जो है वो इस आधार पर होती है कि कोई तेली है, कोई मान लीजिए लोहार है, तो ये जातियों का मतलब है कि एक लेबर का डिवीजन है। बट ये लेबर का डिवीजन जो है ये बाई बर्थ हो गया है, मोबिलाइजेशन जो है वो टफ लग रहा है, ठीक है, ऐसा समझकर इन्होंने अपना कैटेगराइजेशन किया। इनका मानना था कि भाई ठीक है, जैसे जो वहां पर इंडिया का पर्सपेक्टिव रखते थे, उनका कहना था कि भाई अगर कोई किसी भी जाति में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो दूसरी जाति की एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है तो मोबिलाइजेशन हमारे यहाँ पॉसिबल है। लेकिन दूसरों का कहना था कहाँ मोबिलाइजेशन पॉसिबल है, कहाँ कोई दूसरी जाति में जा पाता है, क्योंकि समाज जो है उसको वीडियो में बांध कर रखता है, नहीं जा सकते आप दूसरी जाति में, हम ही रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ऐसा ये सिस्टम यहाँ पर चलता था। खैर, अब इनको एक और प्रॉब्लम आई कि भाई अगर आप जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आप जॉब की बात करो कि कौन क्या काम करता है, उस हिसाब से जाति देखेंगे। नदर्न इंडिया में अगर कोई खेती का काम करता है तो उसको टॉप कैटेगरी के काम में माना जाता था। लेकिन वहीं तो मतलब आप अगर ऑक्यूपेशन के बेसिस पर मान रहे हो कि भाई अगर कोई खेती में इन्वॉल्व है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखें, मतलब उसको प्रिविलेज में रखें, अनप्रिविलेज में रखें, उस जाति को हम किस में रखें। तो यहां पर प्रॉब्लम थी कि नदर्न इंडिया में उसको प्रिविलेज माना जाता था, लेकिन साउथ इंडिया में जो खेती में लेबर वाला काम था, मतलब जो खुद खेती करते थे, अपनी जमीन पर खेती करें भले ही, तो माना जाता था कि भाई ये तो मतलब लोअर वाला काम है। तो यानी कि एक ही काम को लेकर यहां पर अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन थे, ये भी प्रॉब्लम थी। प्लस एक ही जाति का जो मतलब एक ही जो काम है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक कंफ्यूजन के बारे में बताया गया रिगार्डिंग अहीर्स। तो अब कितने सारे जो हर्डर कम्युनिटीज थे उनका मानना था कि भाई हम अहीर यादव में आते हैं, जबकि कुछ जगह पर इन्हीं सब कास्ट ग्रुप को किसी और नाम से जाना जाता था। तो यहां पर इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी कि कास्ट को लेकर भी नाम और काम, इसको लेकर एग्जैक्ट डेटा बनाना वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर 1931 कास्ट सेंसस। तो ये इनको प्रॉब्लम आई।
फिर इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं भाई, प्रोविंशियल लेवल पर जो सेंसस कमिश्नर है उनको कहते हैं कि भाई तुम अपने अपने क्षेत्र में जातियों की एक लिस्ट बनाओ, और जब सेंसस हो तो एक्चुअली पूछ लिया जाए कि आपकी जाति इसमें से कौन सी है, क्योंकि इस कैटेगरी, इस एरिया में ये जातियां रहती हैं, तो इसमें से कौन सी है। तो ऐसे में अगर हम प्रोविंस टू प्रोविंस देख लेंगे तो पता रहेगा कि ठीक है, यहां पर इसको ये वाली जाति कहते हैं, दूसरे वाली प्रोविंस में ये वाली जाति कहते हैं। तो ये मेथड इन्होंने फिर यहां पर निकाला था, राइट। यहां पर ये हमारे यहां जो बना तो वो तो पब्लिश हो ही नहीं पाया था, मैंने बता दिया आपको, कास्ट सेंसस जो 2011 वाला था। अब ये कुछ डेटा देखिए यहां पर, ये सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड एंड लैंड लाइवस्टॉक होल्डिंग ऑफ हाउसहोल्ड इन रूरल इंडिया 2019 की एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये देखिए क्या कहती है। अगर हम टोटल एसटी पॉपुलेशन की बात करें, एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड यानी कि जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उसमें से केवल 14% लोग ही ऐसे हैं, एसटीज हैं, जिनका अपना जमीन है, बाकियों का अपना जमीन नहीं है। और अगर हम एससीज की बात करें तो केवल 16% ही ऐसे हैं जिनकी अपनी जमीन है। ओवरऑल एससी एसटी की कंबाइन की बात करें तो उनके पास टोटल जो जमीन हमारे यहां पर है, जो ओनरशिप होती है, उसका केवल 20% ही इनके नाम पर है। और डेटा दिखाते हैं आपको, यह है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, ठीक है। इसकी रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। एससीज इन इंडिया सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर किसी कैटेगरी में है तो एससीज में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी, सेकंड हाईएस्ट लेवल मल्टी डायमेंशनल यहां पर है, और इसके बाद वो एसटीज पर है। 50.6% अप्रॉक्स एसटी पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में रहती है। तो यानी कि एसटीज में से 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो गरीबी में ही रह रहे हैं, और गरीबी का मतलब है गरीबी रेखा, ठीक है, उसके नीचे, राइट। 33.3 मतलब 33.3% एससी पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी, और एससीज में से 33.3%। ये देखिए कब का सेंस, मतलब ये डेटा है 2021 का, ठीक है। तो अपने आप में एक क्वेश्चन है कि भाई अगर आज की पॉलिसी सही में काम कर रही हैं, क्योंकि एससीज और एसटीज के लिए तो हर एक डिकेडल सेंसस में जगह दी ही गई थी, भाई अदर कास्ट के लिए सेंसस नहीं हुआ था, लेकिन 1951 से ही इन दोनों कैटेगरी के लिए तो सेंसस हो ही रहा था। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी थी ही, पॉलिटिक्स में भी, एजुकेशन में भी, अदर जगह भी। तो फिर यहां पर ऐसे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? तो शुड वी क्वेश्चन द पॉलिसी इटसेल्फ, और व्हाट्स द रीजन, ठीक है, ये हमें थोड़ा डिग इन करना पड़ेगा, अभी पता लगेगा हमें ना। हाउस कास्ट सेंसस कैन बी डेंजरस। अब डेंजरस क्यों हो सकता है? एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, और आर्टिकल 17 जो ये कहता है उसके बेसिस पर फिर सिविल राइट्स एक्ट बना, तो वो ये भी मेंशन करता है, फिर एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना, तो ये भी कहता है भाई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करें इन जातियों को, क्योंकि वो नाम जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके शोषण होता था। लेकिन यहां पर आप फिर उसी जाति के नाम को लिखवा रहे हैं सेंसस में, फिर पब्लिश करवाएंगे, तो ये तो एक तरीके से जो इसके खिलाफ हैं कास्ट बेस्ड सेंसस के, उनका कहना भाई ये क्या चल रहा है, ये तो मतलब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसके खिलाफ ही चल रहे हो। फिर तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है भाई जातिवाद नहीं होना, तो ये तो आप जाति भाव को बढ़ावा दे रहे हो, और जाति भाव को बढ़ावा देने का मतलब है कि समाज जो एक हो सकता है, जो भारत एक हो सकता है, उसके खिलाफ है ये तो आइडिया। तो सेंसस के थ्रू आप उसको लेजिटिमेट कर रहे हो। दूसरा लॉजिक कहता है कि यार एक तो ये आप कह रहे हो कि अल्टीमेटली कास्ट एनिलेशन हो जाएगा, कि भाई क्योंकि सब डेवलप हो जाएंगे, लेकिन अगर जातिगत पहचान और ज्यादा मजबूत होती रही तो फिर जाति तो नहीं जाती ना, फिर तो जाएगी नहीं जाति, ये इसका लॉजिक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ऑन कास्ट वाइज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इसके डेटा ने कहा है कि 2016-17 ओबीसीज एंड एससीज की बात करें तो 46% से 38% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हुआ है। तो ये भी एक मतलब अगर हम कंपेयर करें 2022-23 इससे डेटा से इसको कंपेयर करें तो 46 से 38, मतलब जो टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में उनकी संख्या कम हुई है, यानी कि जॉब लॉसेस हुए हैं। तो अब इसी वजह से फिर ये वाला मुद्दा उठेगा, भाई इसका क्या क्या कारण हो सकता है, अभी जाएंगे उस पर। नाउ फिर एक पॉइंट है कि जो कास्ट फीलिंग है वो आप अगर टेम्परेली इन्वोक कर भी लो कि भाई चलो कास्ट सेंसस आया और उसके बाद बताया कि भाई इतने लोग इस वाली जाति से, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे बिहार ने अपना कास्ट सर्वे करा, ठीक है, क्योंकि सेंसस तो भाई नेशनल लेवल का ये एजेंसी करेगी, है ना, कास्ट सर्वे करा, तो उसमें पता लगा कि भाई अराउंड 62% तो ओबीसी और ईबीसी ही हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो ईबीसीज हैं मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, तो भाई उन दोनों को ही कंसिडर करें तो 62% है, 62% है। तो ऐसे में क्या वाकई ऐसे डेटा पता होने से उनकी जो हालात हैं वो सुधरेंगे, या फिर इससे केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति साधेंगी, ये सवाल उठ जाता है फिर।
अब यहां पर हम बात करते हैं मान्यवर काशीराम जी की। तो उनका नारा आपने सुना होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और फिर बहुजन समाज में जो वर्ड बहुजन है उसमें फिर SC ST माइनॉरिटी जो भी पिछड़े लोग हैं उन सबको साथ लाकर बहुजन की एक संकल्पना एक मतलब की गई कि भाई ये सब साथ आ जाएं तो दे आर मतलब पोटेंशियल मतलब पावर है उनको। इस समय को ये भी कहा गया था कि भारत की राजनीति में एक डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ था, यानी कि दलित समाज ने पहचाना था कि भाई उनकी तो अपने आप में राजनीति में एक बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि अगर वो संख्या एक हो जाए, एकजुट होकर वोट डालने लग जाए, तो अल्टीमेटली वो तो राजनीतिक आउटकम को शिफ्ट कर सकती है। इस बेसिस पर उनके लिए जो पॉलिसीज हैं उनको टारगेट करने वाली पॉलिसीज बेटर हो सकती हैं। तो ये यहां से बातें आई। फिर इस पर एक नेगेटिव बात ये कही गई कि चलिए कर भी लिया, जिसकी जितनी संख्या भारी, लेकिन उसमें से भी SC कैटेगरी में से भी फिर ऐसा क्यों हुआ कि 66 SC कैटेगरी में से जो SC कास्ट हैं उसमें से 50 जो है उनकी हालत सुधरी नहीं। मतलब 16 जो SC कैटेगरी हैं उन्हीं के अंदर इंप्रूवमेंट देखा गया, 50 के अंदर नहीं देखा गया। तो क्या इस तरीके से जो डायरेक्टेड पॉलिसीज हैं, आर दे बेनिफिटिंग ऑल द कैटेगरीज विद इन दैट कास्ट ग्रुप, चाहे हम OBC की बात करें या SCs की बात करें या फिर इवन STs की बात करें। इसको लेकर आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले SC ST सब कैटेगराइजेशन वाला एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिस पर मैंने एक अलग से एनालिसिस डिटेल बनाया था। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो ना, बस सर्च कर लीजिएगा, जीरो से बिल्कुल डेप्थ तक मैंने समझाया, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। यही मैं बात बता रहा था। तो यहां पर एक सवाल उठता है, फिर देखिए, पिछड़ा मांगे 100 में 60, ये राम मनोहर लोहिया जी का नारा था कि भाई पिछड़े लोग जो हैं वो 100 में से 60 अपना हक मानते हैं, क्योंकि भाई 60% के आसपास तो भाई पिछड़े ही हैं। फिर मतलब ये भी एक तरीके से OBC कम्युनिटी के मोबिलाइजेशन का एक बहुत बड़ा नारा बना, और इसके बाद मोबिलाइजेशन हुआ भी। लेकिन सवाल ये उठा कि भाई उन्हीं OBCs में से जो प्रोमिनेंट है नंबर में, उनके कुछ लीडर्स जो हैं वो राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो गए, इकोनॉमिकली भी फिर मजबूत हो गए, लेकिन जिनकी संख्या कम है उनका कौन देखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जिसकी संख्या कम है उसका क्या होगा? तो यहां पर फिर इसका काउंटर पॉइंट उठाते हैं कुछ लोग, राइट। प्लस अगर ये जातिगत मतलब गणना होती है और फिर इसका डेटा पब्लिश होते हैं, तो इसके बाद कास्ट बेस्ड राइवलरीज जो हैं वो और ज्यादा निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज जो होती हैं वो फ्लूइड होती है। फ्लूइड का मतलब है आप सब हम सब कई सारी पहचान लेकर चलते हैं, लेकिन किसी मौके पर कौन सी खास पहचान प्रोमिनेंट होनी है, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी तय करता है। तो हो सकता है जातिगत पहचान और ज्यादा बढ़ने लग जाए, ये एक एंगल हो सकता है। अब देखिए, इससे क्या कास्ट का जो एनिलेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा? तो ये कह रहे हैं कि यार कास्ट बेस्ड सेंसस होने से तो आप कास्ट एनिलेशन के खिलाफ जा रहे हैं। मतलब अगर हम कहें कि भाई दो काम होने चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, हाँ सोशल जस्टिस बेटर हो सकता है, क्योंकि आप बता पाओगे कि भाई इस कास्ट ग्रुप में भी कौन सी कास्ट हैं जो सबसे पीछे रह गई हैं, कौन सी कास्ट हैं जो शायद काफी ऊपर आ गई हैं, कौन सी कास्ट हैं जिनको अब शायद अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत ना हो, राइट। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट SCs, क्योंकि SCs एंड OBCs में रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन का लॉजिक अलग है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कास्ट सेंसस की बात कर रहा हूं, रिजर्वेशन पर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया था, लेकिन आप समझते चलिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखो ये वाली बात तो ठीक है कि जो इनक्वालिटीज हैं इन कास्ट ग्रुप में वो तो कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है अगर ये डेटा आ जाए तो, है ना। पता लग जाएगा भाई ये वाली जातियां पीछे हैं, चलो भाई सब कैटेगराइजेशन करो, सब कैटेगराइजेशन में जिन जातियों ने लगातार फायदा लिया है तो उनके लिए भाई उनको 5% में रख दो, बाकी 10% में उनको रख दो जो सबसे पीछे रह गई हैं, बाकी 10% में उनको रख दो सबसे पीछे रह गई हैं, और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, ज़्यादातर लोग अपलिफ्ट हो चुके हैं, तो उनको बाकी 2% में रख दो। 27% का कैटेगराइजेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, 10-10 5-5-2, मतलब ये तो एक फॉर्मूला है। तो पॉइंट है, लेकिन ये जो है एनिलेशन ऑफ कास्ट है, ये शायद इससे ना हो जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था। अब यहां पर सतीश पांडे जी ये दो थ्योरी बता रहे हैं कि देखो जाति कैसे काम कर रही है। एक तो है एसेंशियलिस्ट थ्योरी, वो कह रहे हैं भाई साहब जाति ना एसेंस बन चुकी है आपकी। एसेंस का मतलब है जैसे जब आप अपने आप को डिफाइन करते हैं और आप कहते हैं कि यार मेरी ना हाइट ये है, मेरा से कलर ये है, मैं यहां रहता हूं, इतना ही इनग्रेन्ड पहचान जो है आपकी जाति की बन चुकी है। तो ऐसे में जाति का यहां से जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरा इनका जो रिलेशनल थियरी है वो ये कहती है कि जाति ना रिलेशन में वर्क करती है, यानी कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो स्टेटस कोइस्ट हैं,
यानी कि उनके जातिगत उनके हिसाब से अगर जातिगत ये कैटेगराइजेशन बना रहे और डिस्क्रिमिनेशन भी होता रहे तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है अपर कास्ट। लेकिन कुछ जो होती हैं वो रिविजनिस्ट हैं, मतलब वो बदलाव चाहती हैं। वो कौन है? वो नीचे वाली जातियां हैं, जिनको नीचे कैटेगरी में रखा गया था। तो वो मतलब इस तरीके से रिलेशनल थ्योरी है कि हमारे देश में, हमारी पॉलिटिक्स में ये किस तरीके से काम करता है जाति का कॉन्सेप्ट, राइट। प्लस एक ये भी आइडिया है कि कास्ट सेंसस में केवल ये थोड़ा आएगा कि जाति क्या है, ये भी आएगा कि आप किस जगह पर कौन सी जाति के लोग रहते हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि उनका घर का टाइप क्या है ये भी पता लगेगा, और उनकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं, ये कुकिंग फ्यूल मतलब कौन सा यूज़ कर रहे हैं, भाई उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर आ गया है या अभी भी वो लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कंप्यूटर है कि नहीं। तो ऐसे डेटा पॉइंट्स भी आते हैं, तो इससे पता लग सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब यू कैन से जो पिछड़ापन है वो पिछड़ापन किस किस तरह का और किस एरिया में। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई पर्टिकुलर जाति है वो एक जगह पर बहुत अच्छा कर रही है और पता लगा दूसरे प्रदेश में वही सेम जाति बहुत बुरी हालत में है। तो ये सब कैसे पता लग पाएगा? इससे पता लग पाएगा कास्ट सेंसस से, क्योंकि इसका जो डेटा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा, स्टेट लेवल पर भी होगा, नेशनल लेवल पर भी होगा। तो ऐसे में एक बैंड बनाकर सभी जातियों को एक ही तरह का पॉलिसी बना देना तो वो भी सही नहीं होगा। तो ये इसके लिए जो है कास्ट सेंसस वाला डेटा काम आ सकता है। अब ये कौन से क्वेश्चंस इसमें हमें सॉल्व करने हैं? जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए वही हैं कि भाई क्या जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है वो सभी जातियों के लिए एज इट इज रखें, उसमें कुछ चेंज करें, कुछ जातियों को उससे हटाएं, कुछ जातियों को उसमें लगाएं, मतलब लाएं, तो इसके लिए हेल्प हो सकती है। अब जरा बिहार वाला डेटा देखिए। इसके हिसाब से 14.26% यादव हैं, नौनिया है 1.9%, नाई है 1.59%, बढ़ई है 1.45%, मुसर है 3.08%, कुम्हार है 1.04%, सोनार है 0.68%, धानुक है 2.13%, भूमिहार है 2.86%, तेली है 2.81%, कुशवाहा 4.2%। तो ये राजपूत 3.45%, कायस्थ 0.6% और कुर्मी 2.87%। तो एक्चुअली इससे क्या होता है, इससे सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है पॉलिटिक्स में, प्लस पॉलिसीज में भी, कि कुछ नई पॉलिसी स्पेसिफिकली टारगेटिंग दीज कैटेगरीज। अब ये कहा जा रहा है कि भाई कास्ट सेंसस जो है बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। बताइए 4,900 करोड़ रुपए लग गए थे एसईसी करने में और फाइनली उसका डेटा भी कास्ट वाला नहीं आ पाया। तो काउंटर लॉजिक है कि अगर भाई बिहार अपने यहाँ पर कास्ट सर्वे करा सकता है तो फिर पैन इंडिया लेवल पर क्यों नहीं हो सकता, ये लॉजिक दिया जाता है। प्लस पॉसिबल जो साइड इफेक्ट है कि भाई इससे कास्ट बेस्ड क्लीवेजेस बढ़ जाएंगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा, जो जेलसीज हैं वो बढ़ जाएंगी, ये भी इसका एक लॉजिक दिया जाता है। कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट बढ़ जाएगी और ज्यादा। खैर, 4 इंपेरेटिव्स, लेकिन क्यों जरूरी है कास्ट बेस्ड सेंसस? तो 5 यहां पे 4 लॉजिक दिए जाते हैं। एक तो है सोशल इंपेरेटिव। सोशल इंपेरेटिव ये कहता है कि देखिए इससे ना हमें ये पता लग जाएगा कि कास्ट कैसे काम कर रही है। जैसे कि लास्ट डेटा के हिसाब से अगर हम इंटर कास्ट मैरिजेस की बात करें जो आपके अलग से रजिस्टर हो रही हैं, तो उसमें 5% ही हैं जो इंटर कास्ट मैरिज हो रही हैं। और ये माना जाता है कि अगर कास्ट बेस्ड डिविजन्स को सॉल्व करना है तो इंटर कास्ट मैरिज इज अ सोल्यूशन, लेकिन 5% ही हो रही हैं। कास्ट के जो सरनेम है और जो कास्ट के मार्क्स हैं, मतलब वो वाइड स्प्रेड है, मतलब एक सरनेम यहां पर एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए यूज हो रहा है, हो सकता है दूसरी जगह वो किसी और वजह से यूज हो रहा है, मतलब किसी और कैटेगरी में यूज हो रहा है। तो ये भी हमें डेटा पता लग जाता है। प्लस रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन पता लग जाता है कि कुछ जातियां जो है एक ही जगह कंसेंट्रेट होकर रहती हैं, स्प्रेड होकर मिलकर दूसरी जातियों से नहीं रहती हैं। लीगल इंपेरेटिव है कि ऑलरेडी भाई रिजर्वेशन फैसिलिटी दे ही रहे हो, तो ऐसे में एग्जैक्टली डेटा से पता लग जाएगा कि भाई कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, क्या चेंजेस करने हैं ये भी पता लग जाएगा, कहाँ बढ़ाना है ये भी पता लग जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इंपेरेटिव, क्योंकि आप जो है कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसका इस्तेमाल फिर एजुकेशन में, जॉब में, जगह जगह होता है। तो जब कास्ट बेस्ड सेंसस आ जाएगा किसी एक जगह पर, फॉर एग्जांपल एसडीएम सब डिवीजन लेवल पर, तो उनको ही पता होगा ना कि भाई फिर हमने टोटल कितने कितने सर्टिफिकेट इशू करे हैं, किस जगह जगह इशू करे हैं। तो ऐसे में मैच करके आप भी बेटर कर सकते हैं। क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है उसको रिव्यू करना है क्या, ये भी हेल्प हो पाएगी कास्ट सेंसस होने से, ये कहा जाता है। मोरल इंपेरेटिव है कि देखो कुछ जगह पर कुछ सेक्शंस डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट मैंने कहा अपर से अलग होता है डोमिनेंट, तो वो भी पता लग पाएगा जिससे कि जो वहां पर डिप्रेस्ड हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। अब इशू क्या है? वही बात है कि भाई इनइक्वालिटी, इनजस्टिस अगर इतने टाइम से चलता आ रहा है तो पहला सवाल तो इस बात पर होना चाहिए कि अभी तक जातिगत जो भी आइडेंटिटी बेसिस पर एक्शन हुए वो अभी तक फेल क्यों हुए हैं। प्लस एनिलेशन ऑफ कास्ट बताई दिया आपको, नहीं हो पाएगा, राइट। मतलब इस तरीके से एक लॉजिक ये दिया जाता है। प्लस ये कहा जाता है कि जो सोशल डिविजन्स हैं, ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये तो सेंसस
जब 1881 में ब्रिटिशर्स ने किया ये कास्ट सेंसस, उससे पहले से ये कास्ट बेस्ड डिविजन्स बने हुए हैं। और कास्ट बेस्ड डिविजन्स का जो एंटीडोट है, क्या ये है कि हम कास्ट सर्वे ना करें, या कास्ट बेस्ड डिविजन्स का एंटीडोट कुछ और है? ये हमें सोचना पड़ेगा। आप बताइएगा कमेंट में क्या है वो एंटीडोट, मतलब क्या समाधान हो सकता है। डिफरेंट जो कम्युनिटी की आइडेंटिटीज हो सकती हैं, आपस में लड़ सकती हैं, इंक्रीज कर हो सकती है डिमांड ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज की भाई अभी तो हमारी संख्या ज्यादा आ गई है, और संख्या ज्यादा आ गई है तो भाई साहब अब हम एक होकर ग्रुप बनाएंगे, वोट शेयर अपना इन्फ्लुएंस करेंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है, और उनसे कहेंगे तभी आएंगे जब हमारे लिए तुम रिजर्वेशन ऐसा चेंज करोगे, बढ़ाओगे, मतलब बढ़ाओगे, या फिर हमें भी इंक्लूड करोगे, ऐसा ये लॉजिक है। अब यहाँ पर लॉजिक आता है कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ जो डोमिनेंट कास्ट है पहले से ही वो मांग कर रही थी रिजर्वेशन की, उनकी कास्ट ग्रुप में क्या डेटा है वो उनके पास नहीं था, लेकिन अगर पैन इंडिया लेवल पर उनको डेटा ग्रुप मिल गया और पता लगा कि यार हम ये सेम जाति के लोग इन सभी राज्यों में हैं, तो शायद वो रिजर्वेशन की मांग को बढ़ा दें। जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा, न्यूज आने लगी है कि कुछ नेताओं का कहना है कि 50% की जो स्लैब रिजर्वेशन की उसको खत्म किया जाए। आपने एक नेता का बयान आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि 60% जो रिजर्वेशन है मतलब वो तो मतलब होना ही चाहिए। एक और कमेंट आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। आपके क्या ओपिनियन है जरा बताइएगा, क्योंकि जैसे ही ये कास्ट सेंसस होगा हो सकता है कि इससे जुड़ी जो डिबेट्स हैं देश में और ज्यादा बढ़ जाएं, राइट, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, कंक्लूजन क्या है। तो यहां पर सतीश देशपांडे जी कह रहे हैं, देखो कास्ट बेस्ड सेंसस से अल्टीमेटली कास्ट एनिलेशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। कास्ट बेस्ड सेंसस से सोशल जस्टिस के लिए कुछ बेटर काम हो सकता है। कितने सारे लोग जो पिछड़े हैं जिनको अभी तक रिजर्वेशन का फायदा मिला भी नहीं है, जबकि वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में है, ये हो जाएगा। लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस ना करने से तो कुछ विशेष बदलाव होने नहीं वाला। यानी कि अगर कर दो तो फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर ना करो तो भी जो फायदा नुकसान है वो हो ही रहा है। अल्टीमेटली जिनका नुकसान हो रहा है, जिनको एक्चुअली उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं हो पा रहा, आपको उनके बारे में पता नहीं लग पाएगा। तो यानी कि लॉजिक इनका ये कहता है कि भाई इट इज बेटर टू मेजर, राइट, बट हैव साउंड पॉलिसी अहेड कि हाउ इट कैन इंपैक्ट, मतलब हाउ दैट डेटा इज गोइंग टू बी यूज्ड। क्योंकि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिकल पर्पस के लिए वो डेटा यूज कर पाई पॉलिटिकल पार्टीज, देन इट कैन बी कॉज ऑफ अनरेस्ट एज वेल। तो क्या सॉल्यूशन है, ये कह रहे हैं भाई सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैंने जो कहा था ना, एंटीडोट क्या है, ये कह रहे हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, ऐसी एजुकेशन जो एक्चुअली उनको एम्प्लॉयबल बना सके, मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स दो उनको, प्लस उनके लिए फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। तो 3 E's जो हैं ये ज्यादा बेटर सॉल्यूशन है देन द डिबेट अराउंड कास्ट विच इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ।